नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए गणित प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के मैथ पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी रोमन में जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें से किसको रिपीट नहीं किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है एक्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 21 रोमन में कैसे लिखेंगे तो आप कहेंगे एक यक्स यानी 10, फिर यक्स यानी 20 हो गया और एक ये, तो यानी यक्स का रिपीटिशन हो रहा है, जबकि प्रश्न में पूछा गया किसका रिपीटिशन नहीं होगा, यानी ये वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प दिया गया सी। सी का मतलब होता है 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि रोमन में आप 202 को आप कैसे लिखेंगे तो आप कहेंगे एक सी लिखने से 100 हो गया, दूसरा सी लिखने से फिर 100 हो गया, यानी ये 200 हो गया, और उसके बाद से 2 जो बचा हुआ है उसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी सी का भी पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी रिपीटिशन हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए दिया गया तीसरे विकल्प में आई। आई का मतलब होता है 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 आप कैसे लिखेंगे रोमन में तो आप कहेंगे एक और एक ये, यानी 2 आई लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा रोमन में, यानी आई की भी पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटिशन होता है रोमन अंक में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा रिपीट नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 एल। एल का मतलब होता है 50। एल का मतलब होता है 50। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100 कैसे लिखेंगे तो आप 2 बार एल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 100 का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपके पास सी है, तो हम 2 बार एल ना लिख करके डायरेक्टली 1 बार सी लिखते हैं, तो एल को रिपीट नहीं किया जाता है रोमन अंक में। यही हमसे पूछा गया था कि किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है रोमन अंक में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संख्या 70,560 में 5 और अंक 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब यहां पर देखिए संख्या में क्या दिया गया है, संख्या में दिया गया है 70,560, जिसमें 5 का स्थानीय मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या को आप उतार लीजिए और उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। जैसे देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 जीरो सिंपली आप लगा दीजिए। इसके बाद से 6 का स्थानीय मान हमसे पूछा गया था, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए वही संख्या पहले उतार देते हैं, यानी 6 उतार देते हैं, और इसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, तो केवल 1 अंक आ रहा है, तो सिर्फ 1 जीरो आप लगाएंगे। अब कहा जा रहा है कि दोनों के स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है, यानी कि 500 गुणे 60 करना है, तो 3 जीरो तो मैं एज इट इज उतार देता हूं। उसके बाद से 6 पचे 30, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 30,000, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 30,000 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 0.5 का 4% कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, 0.5 हमें दिया गया है और बोला जा रहा है का मतलब होता है गुणा, और 4% बोला जा रहा है, तो 4 और प्रतिशत सिंबल को हटाने के लिए 100 से आप भाग देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे इसको काट देते हैं तो 25 बार में जाएगा, और यहाँ पर ऊपर देखिए क्या वैल्यू बचा, 0.5 और डिवाइडेड बाई 25 बचा है। अब अगर दशमलव को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, मैं क्या करता हूं ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा कर देता हूं, तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब अगर इससे काट दें तो कितने बार में जाएगा, 5 हाँ 25, 1/50 हो जाएगा, 1/50। अब 1/50 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 में 50 से भाग दूँ तो कैसे आप निकालेंगे, 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो दशमलव लग जाएगा। उसके बाद से अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक और जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। अब 50 का 2 बार में जाएगा, यानी 100 ये कट जाएगा, यानी 0.02 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है 2 संख्याओं का मौसा हमें दिया गया है 35 और उन 2 संख्याओं का लौसा हमें दिया गया है 525। उनमें से एक संख्या अगर 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब सब कुछ वैल्यू आपको दिया गया है, एज इट इज आपको रख देना है। जैसे देखिए मौसा कितना दिया गया 35 और लौसा कितना दिया गया है 525, ठीक है, और पहली संख्या 175 और दूसरी संख्या मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, तो यहां से निकालने के लिए देखिए मैं 25 से भाग देता हूं, तो ये कितने बार में जाएगा, 25
छक 150 होता है और 25 सते 175 होता है। और 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 दूनी 50, 2 बचा 25 एकम 25, 7 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। और ये अब 35 गुणे 3 यानी 105 हो जाएगा। x का मान 105, x हमने क्या माना था, x दूसरी संख्या माना था, यानी दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा 105, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है यदि x माइनस 2 बराबर 1 है तो इतने का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, -2 इधर पक्षांतर होकर के +2 में हो जाएगा, यानी कि पहले से ये 1 है और +2 जाकर के जुड़ जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x का मान 3 जो है वो इस इक्वेशन में हमें रखना है। तो 3 और गुणे x स्क्वायर है, तो यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे x है, यानी 5 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस 2, 3 9 27, प्लस 5 3 15, प्लस 2। यहाँ पर देखिए 7 5 12, 12 2 14 का 4, हाथ में 1, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4, यानी कि 44। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 44 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है ये वैल्यू और पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो सिंपली हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको अरेंज करते हैं पहले, ठीक है। इस प्रकार से मैं अरेंज करता हूँ। देखिए पहले ये वाली वैल्यू मैंने लिखा, उसके बाद से ये वाली वैल्यू को मैं लिखता हूँ 6.66, उसके बाद से ये वाली वैल्यू को लिखता हूँ 6.6 और अंत में ये वाली वैल्यू को लिखता हूँ। सबको एक बार हम लोग अरेंज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब सबको जोड़ते हैं। देखिए 6 ऐसे जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ये देखिए 6 और 6, 12 का 2, हाथ में 1, उसके बाद से 6 6 12, 12 और 6 18 और 1 जो हासिल बचा था यानी 19 और 1 हासिल बचा, 6 दूनी 12 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 और 1 जो हासिल बचा था वो 25, यानी 25.926 हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो सिंपली आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा पटरी की मदद से खींचेंगे। मान लीजिए ये रेखा ए बी है, ठीक है। अब ए बिंदु को केंद्र बिंदु मानते हुए किसी भी नाप से प्रकार में एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु O है, तो O को केंद्र बिंदु मानते हुए उसी चाप से, जो कि ये वाला चाप आपने लगाया था, उसी चाप से बिना बदले यहाँ पर O पर नोक रख करके केंद्र बिंदु मानते हुए पहला चाप आप इस प्रकार से लगाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बन गया। अब हमें प्रश्न में 120 अंश का पूछा गया था, तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये C बिंदु है, तो C को केंद्र बिंदु मानते हुए फिर से उसी चाप से एक और यहाँ पर आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ये मान लीजिए D बिंदु हो गया। तो अब A बिंदु और D बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा हम लोग इस प्रकार से आगे खींचेंगे तो ये वाला जो कोण बना, मान लीजिए कि ये F पॉइंट पे मान ले रहा हूँ, तो F देखिए ध्यान से, F A और B यानी ये वाला जो कोण बना, यही कोण हमारा 120 अंश का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना पटरी और प्रकार की मदद से 120 अंश का कोण बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है एक आयत की लंबाई 50 मीटर दी गई है, यानी लंबाई कितना है 50 मीटर, तथा उसका परिमाप 80 मीटर है। इसका परिमाप दिया गया है, ठीक है। परिमाप दिया गया है इसका 180 मीटर। आगे देखिए उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो परिमाप से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परिमाप का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ से लंबाई हमें पहले से पता है, इस परिमाप की वैल्यू हमें दी गई है, तो इससे हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे। और जब लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसलिए पहले परिमाप का यूज करते हुए हम चौड़ाई निकालेंगे। तो परिमाप का माप कितना दिया गया, 180 दिया गया था। इस 2 से इसको काट देते हैं तो ये 90 बार में जाएगा। अब एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू यहाँ पर 50 मीटर दिया है। ये 50 मीटर इधर आकर के घट जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 50 यानी कि 40 मीटर, ठीक है। अब हमें लंबाई भी पता चल गया और इस आयत का चौड़ाई भी पता चल गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। लंबाई आपका 50 है और चौड़ाई आपका 40 है, 50 गुणे 40 कर देंगे तो 5 चौक 20 और 1 0 ये 1 0 ये, यानी 2000 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ध्यान दिला दूं कि आप जो मात्रक होता है वो जरूर लिख लीजिएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर 1 नंबर का प्रश्न है, अगर आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं।
जैसे मान लीजिए एक कोण x अंश का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ तो ये दोनों कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 अंश। वही मैंने आपको बताया कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब आपसे पूछा गया उदाहरण से ही समझाइए। तो पहला कोण मान लीजिए आप लिख सकते हैं, कोण ए बराबर मान लीजिए आपने लिखा कि ये 60 अंश का है, तो इसका कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, कोण बी जो हो जाएगा इसका कोटिपूरक वो 30 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, मान लीजिए पहला आपका 40 अंश हो गया तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, 50 अंश, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त हो उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और पूछा गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, सिर्फ जोड़ने के लिए बोला गया है। तो देखिए मैं जोड़ता हूं, यहां पर 9 हो जाएगा, उसके बाद से फिर से 9 हो जाएगा, उसके बाद 9 1 10 का जीरो हाथ में 1, 9 और 1 जो हासिल बचा है वो मिलकर के 10 हो जाएगा। यानी कि 10,099। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 10,099 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक टंकी है इस प्रकार से, इसमें 1000 लीटर पानी भरा है और 1 घंटे में इस टंकी से पानी रिस रिस करके 10% जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो कम हो जा रहा है 1 घंटे में, प्रत्येक घंटे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितनी मात्रा बचेगी। जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक घंटा 10% कम हो जा रहा है तो जो 1000 लीटर इस की कैपेसिटी थी टंकी का, उसमें से 10% कम हो जाएगा। यानी कि कितना बचेगा, 90% ही तो बचेगा। हमसे पूछा जा रहा है क्या, पानी की कितनी मात्रा होगी टंकी में। तो जब 10% 1 घंटे में खत्म हो गया तो 90% ही केवल टंकी में बचेगा। यानी सिंपली 1000 का 90% हमें निकाल देना है। ठीक है, 90% हमें निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1000 गुणे 90 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। अब 9 के आगे क्या बच जाएगा, 2 जीरो ये लग जाएगा, यानी 900 लीटर वहाँ पर टंकी में पानी बचेगा। यही हमसे पूछा गया था, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 900 लीटर होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है, यानी 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत दी गई है। यानी ब्रांड ए के क्रय करने वाले यानी खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 40 है। इसी प्रकार से बी को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 20 है, सी को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 15 और इसी प्रकार से डी और ई का यहाँ पर दिया गया है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि पाई ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित कीजिए। अब पाई ग्राफ क्या होता है, तो एक वृत्त के अंदर इन सभी आंकड़ों को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाई ग्राफ के नाम से जानते हैं। अब वृत्त में चूंकि यहाँ पर जो पूरा एंगल बनता है वो 360 अंश का बनता है, तो प्रत्येक जो यहाँ पर संख्या है अलग अलग ब्रांड की, वो कितना कोण यानी कितना अंश रिप्रेजेंट करेगा, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पाई ग्राफ डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो ब्रांड ए का रिप्रेजेंटेशन है वो टोटल संख्या का कितना कोण बनाएगा। अब कैसे ये निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 15 90, 90 और 10 100। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो केंद्र बिंदु पर जो कोण बनेगा वो 360 अंश का बनेगा। अब जो 360 अंश का कोण है वो इन सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसी वृत्त के अंदर ही ये सभी संख्याओं को आपको दिखाना है। तो 360 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 100 संख्या हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 संख्या बराबर 360 अंश। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हमें ब्रांड ए का अगर कोण निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। अब चूंकि जब 100 संख्या 360 अंश को रिप्रेजेंट करता है तो यूनिटरी मेथड से 40 संख्या कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप सिंपली 360 गुणे 40 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ से 36 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 और 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 144 अंश कोण बनाएगा ये। इसी प्रकार से 20 यहां पर संख्या दी गई है, तो 20 का हम लोग कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूनिटरी वाला। 100 रिप्रेजेंट करता है 360 को, तो 20 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 360 गुणे
20 डिवाइडेड बाई 100, 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35 और एक बचा 5 दूनी 10, 72 अंश। ये 72 अंश को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से सी दिया गया है, 15 संख्या दिया गया, तो 15 कैसे हम लोग निकालेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, तो 15 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो क्या हो जाएगा 360 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद से 5 से काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 18 बार में, 18 तिया 54, यानी 15 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 54 अंश को। इसी प्रकार से ये भी 15 है तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 54 अंश को। अब यहाँ पर देखिए ये 10 संख्या दिया गया, जब 20 यहाँ पर 72 अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जस्ट आधा संख्या है, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? यानी 72 अंश का आधा हो जाएगा, यानी ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 36 अंश को। अभी हमने देखा कि सबको जोड़ने पर 100 वैल्यू आ रही है, तो उसी को कोण में हम लोग यानी एंगल में हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सभी अंश जो आ रहे हैं, सभी कोणों का जो मान होगा जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360 अंश आना चाहिए। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 का 0 हाथ में 2, 4 और 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 का 6 हाथ में 2। अब देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो गया, तो 360 अंश ये टोटल आ रहा है। यानी इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। अब हमसे क्या कहा गया था पाई ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सिंपली आप चांद की मदद से ये जो कोण है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कोई भी एक त्रिज्या का आप इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे, उसके बाद से यहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद से ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने अंश का कोण बनाना है? 144 अंश का। तो यहाँ पर इस प्रकार से चांद रखेंगे और 144 अंश का कोण आप इस प्रकार से बना देंगे। मान लीजिए ये 144 अंश का कोण हो गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 144 अंश और यहाँ पर ए लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है? 40 दी गई है। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से बी को आपको रिप्रेजेंट करना है जो कि 72 अंश का है। तो यहाँ से मान लीजिए बी हम लोग बनाते हैं, ये मान लीजिए 72 अंश का कोण हो गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 72 अंश, यहाँ पर बी वैल्यू लिखेंगे और ब्रैकेट में इसका वैल्यू कितना दिया गया? 20 दिया गया। इस प्रकार से सी का मान लीजिए 54 अंश बनाना है, तो इस प्रकार से सी आप बनाएंगे 54 अंश, यहाँ पर लिखेंगे 54 अंश। ठीक है, यहाँ पर सी वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू इसका 15 दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए डी का भी 54 अंश का 54 अंश का बनेगा, तो यहाँ पर डी का भी आप इस प्रकार से 54 अंश का बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 54 अंश, उसके बाद से यहाँ पर डी वैल्यू और इसका न्यूमेरिक में मान कितना दिया गया था? 15, और अंत में जो बचा वो 36 अंश का कोण आपका बचेगा और यहाँ पर लिखेंगे 36 अंश और ये ई का वैल्यू जो आपको 10 दिया गया है वो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप चांद से नाप करके बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई ग्राफ के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली केवल नंबर को देख करके इस प्रकार से वृत्त में बना देंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत प्रोसेस है, क्योंकि आप एंगल पहले निकालेंगे उसके बाद वृत्त में जाकर के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब जाकर के आपको पूरा 2 का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में व्यय कर देता है, तो उसके पास कितना भाग बचा? अब टोटल जो भाग होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। 1 में से कितना वो खर्च कर रहा है सबको हम लोग निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1/4 भाग वो क्या कर रहा है? व्यक्तिगत खर्च के लिए रख रहा है। तो अगर अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल उसके पास x रुपए है, तो x का 1/4 यानी x/4 वो क्या कर रहा है? खुद पर खर्च कर रहा है। इसके बाद से देखिए 1/2 घरेलू खर्च पर, यानी टोटल जब भाग x है तो उसका 1/2 भाग वो घरेलू खर्च पर और टोटल भाग का 1/5 यानी x का 1/5 किस पर कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर। अब ये टोटल खर्च है, टोटल खर्च को अगर मैं टोटल इनकम में से माइनस कर दूं तो कितना उसके पास बचा वहीं तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब x माइनस, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा 5x, यहाँ पर बचेगा 10x और यहाँ पर बचेगा 4x। देखिए 5 10 15, 15 4 19, 19x/20। अब 20 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20x माइनस 19x यहाँ पर था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बचेगा? x/20। हमसे यही पूछा गया था कि
उसके पास कितना भाग बचेगा। तो टोटल जो भाग हम लेकर के चले थे वो एक था, मतलब x था, तो x/20 यानी टोटल उसके पास कितना भाग बचेगा, 1/20वां भाग बचेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके पास कितना भाग बचेगा, तो उसके पास 1/20वां भाग बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है यहाँ पर देखिए, बॉडमास रूल का प्रयोग करते हुए हमें सॉल्व करना है। 121 डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट और 16 माइनस ये सभी चीज़ें। तो बॉडमास रूल के हिसाब से आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, और उसमें भी सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब उसके बाद से मझोले कोष्टक को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू हमें 9 प्राप्त हो चुकी है, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। अब मझोले कोष्टक तक हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये 5 बचा। अब बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक में देखिए 16 और इतने का वैल्यू 5 मिला है, तो 16 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक बड़े कोष्टक तक हमने सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू 11 आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 121 डिवाइडेड बाई 11, जिसका मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि हमारा 14वें का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों भुजाएं इसकी समान होती हैं। जब तीनों भुजाएं समान है, मान लीजिए ये समबाहु है, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी समान है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है। मान लीजिए इसकी भुजा मैं मान लेता हूं ए है, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए के बराबर ही हो जाएंगी। और परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति में उसके सभी भुजाओं का माप ही उसका परिमाप कहलाता है। तो अगर परिमाप मैं यहां पर तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिया गया है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी इसके एक भुजा का माप कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अभी हमने भुजा कितना निकाला, 4 सेंटीमीटर, तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं √3/4 और 4 का स्क्वायर करना है, यानी 4 का 2 बार गुणा कर देते हैं, तो 1 से ये कट जाएगा, 4 √3 और यहाँ पर मात्रा क्या दिया गया था, सेंटीमीटर, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आप ये मात्रक नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 16वां प्रश्न। यदि x का मान 1/2 है तो इतने का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर x का वैल्यू दिया गया है वहाँ पर हमें क्या रख देना है, 1/2 रख देना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 3, उसके बाद से x ब्रैकेट में 4x - 5 और प्लस यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दोनों जगह x का मान 1/2 रख देते हैं। तो 3 × 1/2 ब्रैकेट में 4 × 1/2 माइनस का 5 और प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/2 ये हो जाएगा और ये 2 से कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब यानी ब्रैकेट में 2 - 5 और प्लस 3 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा और इस 3 में उसका गुणा हो जाएगा, यानी -9/2 हो जाएगा और ये +3 बचेगा। अब दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, -9 और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, यानी -3/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, -3/2 सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है 8 मीटर, ध्यान से देखिए, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें ये माप किसका दिया गया, 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, ये किसका दिया गया, आयत का दिया गया है। तो आयत का लंबाई दिया गया है 8 मीटर और इसका चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर। तो अब क्या कहा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई 8 और गुणे चौड़ाई कितना दिया है, 2, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका, आयत का। अब ये कहा जा रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी ये जो आयत का क्षेत्रफल हमने 16 मीटर स्क्वायर निकाला वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी इसके बराबर ही हो जाएगा, यानी 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। वर्ग का क्षेत्रफल जब हमें पता है तो इसका भुजा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये ए क्या है, यहाँ पर उस वर्ग का भुजा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें 16 दिया गया है तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 4 मीटर हो जाएगा। अब हमें उस वर्ग के एक भुजा का माप पता चल गया। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, 4a होता है। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी में इसका मान रख देते हैं। तो 4 और a का मान हमने कितना निकाला, 4 मीटर।
तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीटर हमारा सही जवाब आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का प्रश्न है, आपका 1 नंबर कट जाएगा अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न पत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए दिया गया है, सरल करने के लिए पहला प्रश्न हम लोग लेकर के चलते हैं। दिया गया है माइनस का 12/30 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस का 8/10। अब यहाँ पर देखिए ये भाग में दिया गया है, अगर हम लोग गुणा कर दे तो ये अंश का हर और हर का अंश में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12/30 गुणे 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस का 8/10 ये एज इट इज रहेगा। 5 से इसको काट देते हैं तो 6 बार में जाएगा, और 3 से काट देते हैं तो 4 बार में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 4/6 प्लस का 8/10। अब इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, हमारे पास वैल्यू बच गया माइनस का 2/3 प्लस का 4/5। अब एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 यानी -10, और ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस 12। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, 2/15, यानी पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद से देखिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया माइनस का 4/6, उसके बाद से गुणे माइनस का 8/10, फिर माइनस दिया गया है 16/30। यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस का माइनस में जब गुणा होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुणा करता हूँ, 4 × 32 और 6 का 10 में गुणा करते हैं तो 60, माइनस का 16/30। अब देखिए इसको मैं काट देता हूँ 4 से, तो 4 × 32 और 4 से काटते हैं तो 15 बार में जाएगा। इसको देखिए मैं काटता हूँ 2 से, तो 2 × 16 और 15 बार में ये जाएगा। अब देखिए ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये भी 8/15 है, और यहाँ पर माइनस का सिंबल और ये 8/15 है। दोनों वैल्यू बिल्कुल समान है, तो आपस में कट करके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।